नमस्कार, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। यह है BA फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान, पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक विचारकों के यूनिट चौथी में शामिल है। मैं लाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा जवाहरलाल नेहरू। अगर आप जवाहरलाल नेहरू का अलग से परिचय देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो अलग है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उनकी भारतीय राष्ट्रवाद में पूरी आस्था थी। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बंबई, वर्तमानी मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं और मुझे इस पर गर्व है। नेहरू के इस चिंतन पर उदारवादी वातावरण, गांधी जी व टैगोर का प्रभाव दिखाई देता है तथा एक प्रमुख आधार उनकी मानवतावादी व समाजवादी चिंतन है। हम इनकी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों पर विचार करेंगे। पहले हम देखेंगे राष्ट्रवाद पर विचार। पहला, संकीर्ण व उग्र राष्ट्रवाद का विरोध। नेहरू ने उग्र व संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध इसलिए किया कि यह अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से अच्छा मानने के साथ साथ अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा व हिंसा की भावना को बढ़ाता है। उग्र राष्ट्रवाद आंतरिक रूप से तानाशाही तथा सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की स्थापना करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सैनिकवादी व साम्राज्यवादी नीतियों द्वारा युद्धों को जन्म देता है। यह कमजोर राष्ट्रों की स्वतंत्रता समाप्त करके उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की स्थापना करता है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है। नेहरू ने ऐसे राष्ट्रवाद को नकारात्मक मानकर उसकी निंदा की, जैसे जर्मनी, जापान, इटली में था। यानी उग्र राष्ट्रवाद, उग्र देशभक्ति, जो अपने ही देश को बहुत अच्छा मानते हैं, दूसरे का वो विरोध करते हैं, ये युद्धों का कारण बनता है, इसलिए वो उग्र और राष्ट्रवाद का विरोध करते थे। दूसरा, राष्ट्रवाद के मनोवैज्ञानिक पक्ष का समर्थन। नेहरू ने राष्ट्रवाद को किसी जन समूह के ऐसे मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक पक्ष से संबंधित माना जो किसी देश की सामान्य उपलब्धियों, परंपराओं व अनुभवों पर आधारित होता है तथा उसे भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। जब भी किसी देश पर संकट आया है तो लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा हुई व अपनी पुरानी परंपराओं से शक्ति व प्रेरणा मिली। नेहरू ने राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक पक्ष का भी समर्थन किया है। वे इसे भावनात्मक एकता प्रदान करने वाला तत्व मानते हैं। उन्होंने संकुचित रूप में धर्म की एकता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वे तो विविधता में एकता स्थापित करने का समर्थन करते थे। उनका कहना है कि भारत में विभिन्न भाषा, धार्मिक, जातीय व धर्म की विविधता होने के बाद भी भारत में प्राचीन काल से एक भावनात्मक एकता रही है और हमेशा ही ये एक राष्ट्र रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटिश राज ने भारत की विरासत को तोड़ने की कोशिश की है। तीसरा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन। नेहरू ने अपनी राष्ट्रवाद की धारणा में विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया था और इसी आधार पर विश्व में बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने का समर्थन किया। सन 1927 में ब्रुसेल्स में साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत की दास्तां अब असहनीय है, इसलिए नहीं कि स्वतंत्रता स्वयं में अच्छी व दास्तां बुरी है, बल्कि हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है।
उन्होंने राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला माना। उन्होंने 1928 में औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस को अपर्याप्त व पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया, जिसे 1929 में कांग्रेस ने माना। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा में मांग की कि ब्रिटिश संप्रभुता से मुक्त होना चाहिए, यानी पूर्ण आजादी होना चाहिए। और चौथा, राष्ट्रवाद के अंतर्राष्ट्रीयवाद का पक्ष का समर्थन। नेहरू से पहले भारतीय नेताओं ने राष्ट्रवाद को भारत से ही जोड़ा, परंतु नेहरू ने इसे विश्व के अन्य सभी पराधीन राष्ट्रों की समस्या से जोड़ा। जहां उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अन्य देशों से सहयोग की आशा की, वही अन्य देशों की स्वतंत्रता पर खतरा आने पर साम्राज्यवादी शक्तियों की आलोचना की। 1927 में ब्रुसेल्स में कहा कि भारत की समस्या एकमात्र राष्ट्रीय समस्या नहीं बल्कि बड़ी संख्या में अन्य देशों की प्रभावित करती है। नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता से पहले व बाद में भी एशिया व अफ्रीका के देशों की स्वतंत्रता का पक्ष लिया व इस दिशा में कार्य किया। नेहरू की संपूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता में आस्था थी व भारत की स्वतंत्रता का समर्थन इसी मानवतावादी धारणा के अंतर्गत किया गया, जो परिणाम की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीयवादी है। 5वां, प्रगतिशील व मूल्यवादी राष्ट्रवाद का समर्थन, यानी इनका जो राष्ट्रवाद था वो धर्मनिरपेक्ष था। नेहरू ने सभी प्रकार की सामाजिक अनुदारवादी परंपराओं, विश्वासों व संस्थाओं का विरोध किया। उन्हें हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग की राजनीति को प्रतिक्रियावादी बताया और यह सिर्फ समाज के उच्च वर्ग के हितों के समर्थक थे, यानी जो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग थी। नेहरू सभी वर्गों के हितों व सामाजिक सुधारों के समर्थक थे, तो प्रधानमंत्री के रूप में सामाजिक परिवर्तन को तेज किया। नेहरू की सोच मानवतावादी व वैज्ञानिक थी और उन्होंने इसी आधारों पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की धारणा का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारत में अनेक धर्म, जातियां और विश्वास है और इनके बीच राष्ट्रीय एकता को केवल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की धारणा से ही प्राप्त किया जा सकता है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति भी सभी वर्गों के सक्रिय सहयोग से प्राप्त की जा सकती है। उनका यह भी मत था कि इस प्रकार के राष्ट्रवाद द्वारा ही भारत में सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक क्षेत्र में रूढ़िवादी रिएक्शनरी फोर्सेस शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है व भारत को आधुनिक राष्ट्र का रूप दिया जा सकता है। अतः नेहरू ने अपनी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की धारणा के अनुसार ही स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा देना उचित समझा। छठा, लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्रवाद का समर्थन। नेहरू मार्क्सवादी समाजवाद के इस विचार से सहमत नहीं कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है तथा इसी तरह उग्र पूंजीवाद पर आधारित फासीवाद राष्ट्रवाद से भी सहमत नहीं है, जो आंतरिक क्षेत्र में सर्वाधिकारवादी व बाहरी क्षेत्र में साम्राज्यवादी होता है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही इस तथ्य पर बल दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की स्थापना करना है, जिससे पूरे देश में वास्तविक रूप में स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा जैसे मूल्यों की स्थापना होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उन मूल्यों की स्थापना की जा सकेगी। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता को स्थापित करने को माना
उन्होंने राष्ट्रवादी धारणा में भारत के विभिन्न धर्म, क्षेत्र व सांस्कृतिक समूहों के बीच भावनात्मक एकता की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ये उनके राष्ट्रवाद के विचार थे, यानी वो एक तरह से जो संकीर्ण और उग्र राष्ट्रवाद या देशभक्ति की थी उसका वो विरोध करते हैं और उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को वो शामिल करते हैं। फिर हम देखेंगे इसे अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचार। नेहरू जी मूल रूप से एक मानवतावादी चिंतक है, यानी मनुष्य को मूल में रखते हैं। एक देश के संदर्भ में जिन मूल्यों को राष्ट्र पर लागू किया उन्हीं मूल्यों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीयवादी बनाया। इसमें मानव मूल्य ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नेहरू के चिंतन में राष्ट्रवाद पर अंतरराष्ट्रीयवाद की प्रधानता को स्वीकार किया गया है तथा इसको मानवतावाद व बौद्धिक आधार पर स्वीकार किया गया है। उसके अनुसार राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता का एक अंश त्याग देना चाहिए और राजनीतिक आधार नैतिक बल को स्वीकारें व राष्ट्रों के बीच सहयोग व मित्रता को आवश्यक माना, क्योंकि विश्व में सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है। सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने व्यवहार में भी इस दिशा में काम किया। पहला काम है गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। गुट निरपेक्षता की नीति भारतीय संस्कृति व परंपरा के साथ उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को माना जाता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय पूरी दुनिया पूंजीवादी व साम्यवादी दो गुटों में बटी हुई थी, जिनके बीच शीत युद्ध चल रहा था। ऐसे समय में एशिया व अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने नेहरू ने गुट निरपेक्षता के विचार को रखा, जिसमें दोनों गुटों से समान दूरी रखते हुए अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति के संचालन व आत्मसम्मान व संप्रभुता के विकास के मार्ग को बताया, जिससे दोनों ही गुटों ने सराहना की। इस नीति के कारण ही कुछ मौकों पर विश्व को परमाणु युद्धों से बचाया जा सका व विभिन्न विचारधाराओं वाले राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण व सहअस्तित्व की नीति की उपयोगिता को प्रकट किया। ऐसे गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी तो दो गुटों से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। आज भी भारत इसको मानता है। पंचशील। पंचशील महात्मा बुद्ध द्वारा प्रयुक्त शब्द है, जो मनुष्य द्वारा व्यवहार में अपनाने योग्य 5 नैतिक नियमों की ओर संकेत करता है। पंचशील का यह सिद्धांत गुट निरपेक्षता का पूरक है। वह राजनीतिक आधार नैतिकता व आचार संहिता को बनाता है। नेहरू ने इसकी घोषणा 1954 में 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ तिब्बत पर चीन की संप्रभुता स्वीकार करते समय की। इसमें 5 नियम है पंचशील, यानी आचरण के 5 नियम। पहला, सभी राष्ट्र एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा, एक दूसरे राष्ट्र के प्रति अनाक्रमण यानी अटैक नहीं करेंगे। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चौथा, समानता तथा पारस्परिक लाभ। और पांचवा, सभी राज्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की नीति का वो पालन करेंगे। यह सिद्धांत अपनी प्रकृति से आदर्शवादी है तथा चीन ने इसका सर्वप्रथम उल्लंघन किया। भारत चीन सीमा विवाद के समय इसकी असफलता उस समय के तथ्य को प्रकट करती है कि मानव सभ्यता के प्रति राष्ट्रों की प्रतिबद्धता अपूर्ण है और इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है। यानी चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, अचानक आक्रमण कर दिया। भारत इसके लिए तैयार भी नहीं था और एक काफी बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो एक तरह से विश्वासघात था ये पंचशील के बारे में। तो अभी इसके लिए और प्रयासों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हमने ये राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचारों को विस्तार से देखा है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नेहरू का चिंतन मानवतावाद व आदर्शवाद से प्रभावित है। उन्होंने विश्व में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, गुट निरपेक्षता के बावजूद भारत के हितों की उपेक्षा नहीं होने दी और इसके साथ उन्होंने चिंतन में आदर्शवाद हालांकि ज्यादा रही है, जिसके कारण
इन नीतियों को भारत में विशेष लाभ तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसके बाद भी नेहरू की जो नीतियां हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आज भी कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता की नीति तो अपनाई जाती है, और भी जो नीतियां हैं वो कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाई जा रही है। यही नेहरू की सबसे बड़ी सफलता है कि उनके चिंतन को आज भी व्यवहार में लागू किया गया है। धन्यवाद। उम्मीद है विद्यार्थियों, ये आपकी कंसेप्ट समझ में आई होगी। जल्दी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक नोटबुक के अंदर जिस तरह मैंने विचार बताए हैं, पॉइंट्स है, उसको जो वर्णन है आपको उस नोटबुक में लिखना है। ये आपका एक असाइनमेंट है, उसको लिखकर आप चेक करवा सकते हैं बाद में। तो इससे आपको कंसेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और जब रिटर्न होगा तो आपको बार बार ये वीडियो सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।